हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज हमारा जो एपिसोड होने जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। बिकॉज जो आज हमारे गेस्ट हैं वो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और उनकी जर्नी जो रही है बहुत इंस्पिरेशनल रही है, बहुत ही लोगों को मोटिवेशन मिलने वाली है। आज जो हमारा एपिसोड होने जा रहा है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज जो हमारे गेस्ट हैं वो नॉर्थ दिल्ली के मेयर हैं। उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से एक जर्नी जो आज यूथ हम बोलते हैं वो अपनी स्टार्ट करता है, हमें वो सब सीखने को मिलेगा कि इतने नीचे से इतने ऊपर तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। आज मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा श्री जयप्रकाश जी का, जो हमारे मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली। सर, आज पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने शो में लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। सर, मैं आपसे एक तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पहले कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, हम जो इस शो को कर रहे हैं, हम एक लोगों तक, यूथ तक जो आपकी जर्नी रही है, आपने एक अपने जब आप कॉलेज टाइम में थे तब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने हर जर्नी अपना हर फेज देखा है जो भी एक होता है पॉलिटिशियन टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो सर, मैं आपके थ्रू बहुत लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, आपकी जर्नी बताना चाहूँगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि सर, राजनीति को लेके आपका अपनी क्या विचारधारा है, आप क्या आइडियोलॉजी है कि राजनीति को लेके आपको क्या परिभाषा है? सबसे पहले तो मैं लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि एक अभियान के तहत देश में जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को दर्शाने का काम कर रहे हैं। उससे बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और किन परिस्थितियों में लोग काम करके आगे बढ़ते हैं वो सीखने को भी मिलेगा। रही बात राजनीति की, हमारे यहाँ एक शब्द है नर सेवा नारायण सेवा। तो आप राजनीति में रह करके जो व्यक्ति जरूरतमंद है उसकी सेवा कर सकते हैं। तो नर सेवा नारायण सेवा का अर्थ है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके लिए राजनीति बनी है, जिनके लिए शासन प्रशासन को आगे बढ़ कर काम करना चाहिए, आप राजनीतिक क्षेत्र में रह करके उनकी सेवा बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, हमें जैसे हमने सुना है कि आप जब आप कॉलेज टाइम से आप ये पॉलिटिक्स में हैं, तो सर आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा कि अपने कॉलेज टाइम से लेके यहाँ तक आज आप मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली के, इतनी जो जर्नी रही है ये कितनी आपके लिए मुश्किल रही है? देखिए, जब व्यक्ति कोई लक्ष्य को लेकर के काम करता है और उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपना धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो जर्नी कोई भी मुश्किल नहीं होती। और जिस यात्रा में कठिनाइयाँ ना हो, संघर्ष ना हो, उस यात्रा करने का ही फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आदमी किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाता है तो पुराने समय वो कष्टों के साथ जाता था ताकि उसका फल ज़्यादा मिले। तो राजनीति में जो लोग कष्टों से निकल करके, संघर्षों से निकल करके आते हैं वो ज़्यादा निखरते हैं और वो नीचे की समस्या को बेहतर समझते हैं। तो छात्र जीवन से लेकर अब तक हमने अच्छे से राजनीति की। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल में अपने पढ़ा करता था, वहाँ भी हम अनेक फील्डों में काम किया करते थे, चाहे स्पोर्ट्स में थी, चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कल्चर एक्टिविटीज़ में हम भाग लिया करते थे, जिससे कि स्कूल में हमारी एक अपनी पहचान थी। अपने आप को शुरू से ही कुछ रिकॉग्नाइजेशन में रखा। और हमने बचपन से ही एक संस्था बना रखी थी, श्री राम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन। उसके माध्यम से श्री राम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, उसके माध्यम से हम अनेक यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम किया करते थे जो अब तक चल रहे हैं। मतलब जो कार्य हमने लगभग 10 वर्ष की आयु में शुरू किए थे, आज मेरी 51 साल की आयु हो गई है। तो लगातार 41 साल से हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम यहाँ करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। जिस कार्यक्रम को हमने एक टेबल से शुरू किया था, आज वो 1 किलोमीटर लंबा कार्यक्रम है और 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है लोगों को देखने की। तो इसका अर्थ है कि एक कोई भी काम शुरू करना, उसको परंपरा बनाना, उसको लंबे समय तक निभाना, ये बड़ी बात है। तो उसमें कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसमें लोगों से आपकी कनेक्टिव बनी रहती है। वो कनेक्टिविटी का लाभ ये होता है कि जो नई जनरेशन आती है वो आपको जानने लगती है। तो हम स्कूल से निकले, कॉलेज में गए, कॉलेज के अंदर पढ़ाई जब पढ़ने के लिए गए तो छात्र जीवन में हम विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। उससे पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों के बाजू को हमने उठाया। अपने कॉलेज में 2 बार चुनाव लड़ा। घर का काम भी संभालते थे। परिवार में बड़ा परिवार था। सर, हमने सुना है आपका परिवार बहुत बड़ा, जैसे आप 7 भाई 5 बहनें,
बिल्कुल। सर, कितना मुश्किल रहा होगा कि हाँ हमारा एक होता है कि हमें पता है हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से हो जाती है कि हाँ बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि मैं पॉलिटिक्स करूँ? होता है कि मन में कि ये मैं इधर जाऊँगा तो बहुत चीज़ें पीछे खराब हो जाएंगी, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं, समस्या उनको आती है जो एक समय में एक ही काम करते हैं। जी जब आपको राजनीति में काम करना है तो आपको मल्टीपल होकर काम करना पड़ेगा। आपको परिवार के साथ भी काम समय बिताना पड़ेगा, आपको अपना जो व्यापार है उसमें भी समय देना पड़ेगा और राजनीति में भी समय देना पड़ेगा। तो जो अपना दिनचर्या ठीक बना लेते हैं वो सब कामों को बखूबी कर लेते हैं। तो हमने छात्र जीवन में हमारा दूध का काम था, हम सुबह यहाँ दूध सप्लाई किया करते थे। भजनपुर में भी हमारा एक वहाँ पे भी दूध का काम था। कई दफ़ा रात को जा कर के मैं वहाँ से, अच्छा आप दूध भी बेचते थे? हाँ बिल्कुल, तो वहाँ से भी लेकर का दूध लेकर आते थे। तो रात को जाया करते थे, सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे की बस पकड़ते थे, 7 बजे यहाँ करके 1 घंटे दूध सप्लाई करके 8:30 नहा करके फिर अपनी यू स्पेशल पकड़ कर कॉलेज जाया करते थे। फिर 2 बजे तक वहाँ पढ़ाई करके वापस 4 बजे से फिर शाम को ऐसे ही काम। मतलब पूरा दिन आप कुछ ना कुछ करते रहते, कहीं ना कहीं बिजी रहते थे? बिल्कुल। तो जब परिवार को जरूरत पड़ी तो परिवार के लिए खड़े रहे, जब समाज को जरूरत पड़ी तो समाज के लिए खड़े रहे, और जब अपने संगठन को जरूरत पड़ी तो संगठन के लिए खड़े रहे। तो डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ जो काम होता है और समर्पण भाव से काम होता है। पॉलिटिक्स को लेकर आपका पैशन शुरू से ही बचपन से रहा? क्योंकि राजनीति कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति में, लोग क्या राजनीति में जाते हैं वो सोचते हैं कि हम सत्ता का सुख भोगेंगे, जाएंगे वहाँ ये मिलेगा वो मिलेगा। राजनीति तो एक माध्यम है सेवा का। आप शासन प्रशासन के माध्यम से लोगों की कैसे बेहतर सेवा कर सकते हो, जिनकी उनकी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हो। तो जो लोग शॉर्टकट से राजनीति में जाते हैं वो शॉर्टकट से वापस आ जाते हैं। जो धीरे धीरे चलते हैं वो लंबे समय तक पॉलिटिक्स करते हैं और वो पदों पर रहे ना रहें, उनकी सी हमेशा रहती है। ओके सर, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, राजनीति में जब आपने शुरुआत की थी तो सर सबका कोई एक इंस्पिरेशन होता है, कोई एक जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका सचिन तेंदुलकर वो होता है, इंस्पिरेशन होता है। तो सर आपका कोई ऐसा था जिसे देख के आप इंस्पायर होते थे कि हाँ ये पॉलिटिशियन है, मेरे को मतलब जिसकी विचार था, जिसकी आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर्ड हुए हो अपनी लाइफ में? कोई ऐसा? जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हो तो आपको लोग मिलते जाते हैं। जब हम शुरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े RSS से, तो डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार गुरु गोलवलकर जी की विचारधारा वो हम वहाँ खींच के लेके गई। और छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से कबड्डी खेलते खेलते समाज जीवन में लोगों की सेवा कर सकते हैं, एक संगठन खड़ा कर सकते हैं और लोगों के लिए हमेशा तत्पर रह सकते हैं, वो हमने सीखा। जब हम विद्यार्थी परिषद में गए तो विद्यार्थी परिषद के जो बड़े अधिकारी थे वो हमें इंस्पायर किया करते थे, उनसे हमें प्रेरणा मिलती थी। और जब हम भाजपा के अंदर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी प्रेरणा के स्रोत थे, आज नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। और जब मैं छात्र जीवन में राजनीति में गया तो मेरे को प्रोफेसर रघुवंश सिंघल जी मिले, उन्होंने हमारे को राजनीति सिखाई। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आज वर्तमान में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी, उनके साथ हमने लंबे समय तक काम किया। तो सब लोगों की अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं हर किसी से कुछ सीखने को मिला है, कोई रोल मॉडल स्पेसिफिकली नहीं रहा? नहीं, रोल मॉडल तो आज मैंने बताया ना, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो 18 घंटे काम करते हैं। आज उनकी आयु देखो, उसके बावजूद भी वो सुबह से लेकर शाम तक उनके पैर में चक्कर है, मुंह में शक्कर है, दिल में आग है और सर पर फाग है। आज वो अभी पंजाब में, शाम को वो दूसरे राज्य में मिलेंगे, कभी वो विदेश होंगे, विदेश से आते ही वो अपने ऑफिस में नहीं आते, किसी राज्य के कार्यक्रम में जाते हैं, रोज के उनके कार्यक्रम में। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री से बड़ा आपको प्रेरणा कहाँ से मिल सकती है? बिल्कुल सही सर। हाँ, हमने सुना है आपने जब कॉलेज टाइम में आप अपनी पॉलिटिक्स वगैरह में जब आपने कदम रखा था, सर कोई ऐसा मोमेंट आपके लिए खास रहा हो उस टाइम पे जो शुरुआती होता है जब आपने नई राजनीति में कदम रखा हो, तो आपके लिए कोई ऐसा खास पल था कि हाँ जिस टाइम पे कॉलेज के दिन याद आते हो आपको? जब हम कॉलेज में गए तो हम देखा करते थे कि जो नए स्टूडेंट आते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं, तो लोग उनको सहायता कम किया करते थे। अच्छा। लोग उनको हैरेस ज़्यादा करते थे। लेकिन हमने एक टीम बनाई, हमने कहा कि हम एक टीम बना करके जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं उनकी पूरी मदद करेंगे। तो हमारे पास एक पूरी टीम थी जो टीम काम किया करती थी, क्योंकि एडमिशन किसका होगा जिस स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आ गया, जो कट ऑफ के अंदर जो आ गया।
तो जो एडमिशन लेना है उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसकी फ़ीस कहाँ जमा होगी, उसका कार्ड कैसे बनेगा, उसका बस का पास कैसे बनेगा, तो वो सारे काम हम कराया करते थे। उससे क्या होता था कि उस सारी की सारी टीम हमसे जुड़ जाती थी और मैं 3 साल लगातार अपना कॉलेज में चुनाव लड़ा, तीनों साल जीता। तो उससे ये हुआ कि एक नीचे जो टीम मिली वो हमेशा हमारे साथ ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ खड़ी रहती। सर ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर जब हम मतलब जब आपका भी बचपन रहा होगा, जैसे बचपन से हर किसी का कुछ सपना होता है कि कोई ना कोई ड्रीम होता है कि हाँ मुझे बड़े होके ये बनना है, तो सर उस टाइम का कोई ऐसा सपना था कि आपको बचपन में लगता था मुझे ये बनना है, या शुरू से ही आपको पॉलिटिक्स पे ही जा रहा था? नहीं, जब हम छोटे थे तो हम देखा करते थे कि बहुत गरीबी थी जी। और हमारे माँ बाप बड़ा संघर्ष करते थे। 12 बहन भाई, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके बारे में अच्छा सोचना। हमारी माता जी का हमेशा ये रहता था कि हम पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी लगे ताकि सब लोग सेटल हो जाए। और कई जीवन में ऐसे समय आए कि जब जिस समय परिवार ने नुकसान भी झेला और काफ़ी हम पीछे भी आ गए, तो सिर्फ एक ही एम था कि जिस फील्ड में जाए उस फील्ड में कुछ करें। तो जब आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसको लक्ष्य मिलते हैं, टारगेट मिलते हैं, उसका विजन बढ़ता है, उसकी सोच बढ़ती है। तो जैसे जब बड़े होते गए सोच बढ़ती गई, रास्ते मिलते गए और हम चलते गए और संघर्ष करते गए। सर राजनीति में जब आप आए तो राजनीति में आने से पहले मैं हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति से पहले भी जैसे आपका कुछ ना कुछ जैसे कोई व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, कोई जॉब होती है, सर आपका क्या था कि आप राजनीति से पहले कुछ ऐसा प्रोफेशन रहा हो आपका? ये मैंने बताया ना, हमारा दूध का काम था। दूध अच्छा, का काम तो बचपन से वो काम था, कॉलेज टाइम तक वो हम दूध का काम हमने किया। अच्छा, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन हम उससे निकलना चाहते थे। हम चाहते थे कि छोटे भाई उससे निकले, तो उसकी शुरुआत मैंने की। तो मैं अलग फील्ड में गया, धीरे धीरे यहाँ पे अपना व्यवसाय शुरू किया। बाज़ार के अंदर हम सदर बाज़ार में हम रहते हैं, यहाँ हमने छोटी छोटी आइटमों को सप्लाई किया। हम देखते थे कौन मैन्युफैक्चरर है, कहाँ ये सप्लाई होता है। कई हमारे यहाँ जो फेस्टिवल आते थे उन फेस्टिवलों में भी हम उनको सप्लाई करते थे। तो लक्ष्य एक ही था कि खुद कमा के खाना, मेहनत करके। शुरू से कहीं ना कहीं पैशन आपका रहा है कि मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास है। तो मेहनत का जो आनंद ये लगा, जब आदमी मेहनत करके रात को सोता तो नींद अच्छी आती है, मेहनत करके जब खाता तो भूख अच्छी लगती है, तो खाना खाने में भी आनंद आता है। वो कितना स्वाद है उससे मायने नहीं है, जब मेहनत करके कुछ भी खाते हो उसका स्वाद अपना बढ़ जाता है। सर हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। सर अभी तक आपके राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा पल जो आपके लिए अभी तक खास रहा हो, किसी भी नेता के साथ, किसी भी कोई भी ऐसा वो कि जो आपके लिए बेस्ट मोमेंट रहा हो? मैं अपने राजनीतिक जीवन की बात करूं तो 2006 के अंदर मैं डायरेक्ट राजनीति में आया। ओके। उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली का उपाध्यक्ष बना था। ओके। तो युवा मोर्चा के नाते हमें इतना काम करने को मिलता था कि उस समय के जितने भी हमारी केंद्रीय हमारी लीडरशिप थी उनसे सबसे हम नज़दीक परिचय में आ गए। वो काम करता हुआ व्यक्ति जब दिखता है तो हर व्यक्ति उसको पसंद करता है। तो उस समय की जितनी बड़ी लीडरशिप थी, और उसी दौरान जब मैं युवा मोर्चे में था तो एक भारत सुरक्षा यात्रा निकली थी। भारत सुरक्षा यात्रा जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की थी और राजनाथ सिंह जी ने शुरू की थी। तो मैं राजनाथ सिंह जी की टीम में 1 महीने उनके साथ में रहा और हमने भुवनेश्वर से वो यात्रा शुरू की। और वो जब जम्मू कश्मीर पहुंची तो उस समय हमारे प्रमोद महाजन जी का एक घटना के दौरान उनका दुखद मौत हुई, उसके कारण से वो यात्रा वहाँ रुकी। लेकिन वो 1 महीना बहुत मेमोरेबल था। अनेक राज्यों में घूमते 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 1 महीने तक घर छोड़ करके केंद्रीय लीडरशिप के साथ, क्योंकि उसके इंचार्ज विजय गोयल जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उस यात्रा को लेकर चल रहे थे, और सबके साथ अलग अलग राज्यों की काम करने का तरीका तो वो बहुत मेमोरेबल था। सीखा, तो उससे बहुत बड़ा जीवन में एक बदलाव आया। उसके बाद 2008 के अंदर मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो वो मेरे केंद्र नेतृत्व में विश्वास किया और मैं सदर विधानसभा क्षेत्र से 2008 में पहली बार चुनाव लड़ा। तो उस समय सर लक्ष्य ये नहीं था कि हम जीतेंगे हारेंगे, क्योंकि लोगों ने हमें कहा कि अब ये तो सीट ऐसी आप जीत नहीं पाओगे। मैंने जीत हार जीत की नहीं है, बात यह है कि उस क्षेत्र में हमारी पार्टी का काम बढ़े, काम बढ़े। और हमने 2008 के अंदर अच्छे से चुनाव लड़ा। सामने वाली
जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो कड़ी टक्कर दी, हम हारे लेकिन हिम्मत नहीं हारे। जी फिर दोबारा हम लगे। 2010 में मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया चांदनी चौक का। जी चांदनी चौक के जिलाध्यक्ष में के पद पर हमने बहुत काम किया और विशेषकर अपनी विधानसभा में हमने काम खड़ा किया। जी फिर 2013 में मेरे को प्रदेश का महामंत्री बना दिया। जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजय गोयल जी बने तो उन्होंने मुझे अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया और हमने दिल्ली में, दिल्ली देहात के अंदर, झुग्गी झोपड़ी में, अनथराज कॉलोनी के अंदर अनेक ऐसी हमने मूवमेंट चलाई। हम 34 सीटें जीत कर आए। 2 सीटें और आ जाती तो हमारी सरकार बन जाती। उस समय मैं खुद कुल 500 वोटों से चुनाव हार गया, बिल्कुल मार्जिन से हम रह गए। लेकिन लगातार काम करना, लोगों के बीच में जाना, वो जारी रहा। और 2013 के बाद फिर हम दोबारा टीम का गठन हुआ तो दिल्ली प्रदेश में मुझे उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। और 2017 का जब निगम का चुनाव आया तो पार्टी ने कहा कि आपको निगम का चुनाव लड़ना है, जबकि मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था। लेकिन पार्टी का आदेश शर्मा थे पर, और मैं 2017 में यहाँ पे निगम का चुनाव लड़ा। तो वही आपके साथ आपने 2 चुनाव हारे, आज आप मेयर हैं, काउंसलर होने के बाद भी आज बड़ी पोस्ट पर। नहीं, बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने जब मुझे निगम का चुनाव लड़ाया, पहले 2 वर्ष मैं जल बोर्ड का सदस्य था और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि जल बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनके सामने बिल्कुल जो दिल्ली के विषय होते थे, पानी से संबंधित विषय होते थे, हम बिल्कुल बोर्ड की मीटिंग में अच्छे से उठाया करते थे और अच्छे पॉलिसी बने उस पर हम ध्यान करते थे और जो एजेंडे वो ठीक से पास हो उस पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित होता था। 2019 में पार्टी ने मेरे को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, जो कि नगर निगम में सबसे पावरफुल कमेटी होती है। एक तरह से नगर निगम के सारे फाइनेंस को वही मैनेज करती है। तो पूरा तो 1 साल हमने उस पर काम किया अच्छे से। लेकिन 2019 निकलते निकलते जैसे 20 में गए कोविड आ गया, तो हमने चेयरमैन रहते कोविड काल में बहुत काम किया। तो कोविड काल में जब आप काम कर रहे थे, मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स देखे, सोशल मीडिया पे आपका वो देखा, तो सर घर में नहीं कहते थे कि आप बाहर मत जाओ, आप ये मत करो? मतलब घर में एक इशू होता है क्योंकि इतनी बड़ी कोविड एक महामारी जो आई थी वो बहुत बड़ी वो थी पूरे देश के लिए। तो सर आप जब घर से बाहर काम करते थे तो फैमिली में ऐसा होता है कि आप बाहर मत जाओ, थोड़ा डर हो जाता है। तो सर आपके घर में कुछ ऐसा होता हो? नहीं, हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आह्वान किया फील्ड द लीडी कार्यक्रम आपको चलाना है और क्षेत्र में दिल्ली में जितने भी प्रवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भूखे ना सोए उसके लिए काम करना है। तो हमने काम अपने घर से शुरू किया। हमने चावल, दाल और आटा, ऐसी सारी आइटमें, तेल, मसाले वो घर पे ला करके, ये जो आपको हॉल दिख रहा है ये सारा भरा होता था, ये पूरा का पूरा यहीं रख करके। तो घर के बच्चे ही पैकिंग करते थे, हमारी श्रीमती जी, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, हम रात को पैकिंग करते थे। सुबह उठ करके 9 बजे यहाँ दरवाजे पर लाइन लगती थी और डेली 200, 250, 300 परिवारों को हम सूखा राशन देते थे। उसके बाद क्योंकि मैं नगर निगम में था तो हम रोज़ क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्यक्रम करते थे और संक्रमित कूड़ा उठे, क्योंकि उस समय इतना डर का माहौल था कि किसी घर में कोई बीमार है तो लोग उसके घर के पास से भी नहीं निकलेंगे। तो संक्रमित कूड़ा उठाने के लिए हमने काम किया। मैंने 4S फार्मूला उस समय बनाया था नगर निगम में। 4S फार्मूले का अर्थ था, पहला S स्वच्छता अभियान, तो पूरे क्षेत्र के अंदर सफाई ठीक से चले। दूसरा S सैनिटाइजेशन, पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम करते थे। चौथा S था सोशल डिस्टेंसिंग। तो जितने भी क्षेत्र में दुकानें थी, चाहे वो केमिस्ट की दुकान थी, चाहे वो परचून की दुकान थी, चाहे वो सब्जी की दुकान थी, चाहे वो बैंक के ATMs थे जहाँ लोग पैसे निकलवाने के लिए करते थे, वहाँ पूरे क्षेत्र में दिल्ली में पीले पीले आपने देखे होंगे गोले और सफ़ेद मार्क दिखे होंगे, वो नगर निगम के माध्यम से बन रहे हैं। और चौथा ऐसा था सेवा। तो फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत हमने सब लोगों की सेवा की और सबको सूखा राशन, बना हुआ भोजन, भंडारों के निमित्त हमने बांटा, तो बड़ा आनंद आया। सर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर जैसे आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, जो बड़े लीडर्स होते हैं और जिन पे काम बहुत रहता है, जैसे आप मेयर हैं तो आपको फ्री टाइम बहुत कम मिलता होगा, पर आपको जब फ्री टाइम मिलता है तो आप अपने उस फ्री टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं उस फ्री टाइम में? हमारा फ्री टाइम तो या तो जब घर होते हैं तो बच्चों के साथ, उनके साथ बातचीत, खेलना कूदना, और बाहर होते हैं तो फिर अपने दोस्तों के साथ। नहीं तो हमारा अपना सत्संग है, हमारा अपना एक डेरा है, वहाँ जाते हैं। तो समय जब भी खाली होता है तो बाबा जी के डेरे जाते हैं, वहाँ बैठ के मेडिटेशन भी करते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, उनसे एनर्जी लेके आते हैं, उसे भी यूटिलाइज करते हैं, उनको भी यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि हमारे जो गुरु जी है वो ये भी कहते हैं कि
वर्तमान में रहो, वर्तमान में जैसी परिस्थिति है उसमें खुश रहो। व्यक्ति के खुद के हाथ में क्या है, खुश रहना। और वो खुद ही खुश नहीं रहता और कहता खुशी मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो हर परिस्थिति में खुश रह करके अपने आप को निकालना और ईश्वर को याद रखना। तो उसको उनको हम याद रखते हैं तो जीवन अच्छा करता है। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर जैसे बताते हैं जो आदमी मतलब पॉलिटिक्स में आ जाता है फिर वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली, क्योंकि उस पर इतना टाइम नहीं होता, वो अपने फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स हो जाती हैं फैमिली की भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं या घर में मतलब कहीं ना कहीं फैमिली को कंप्लेंट हो जाती है, शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ। सर इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं देखो, परिवार तो इस बात को झेलता है जी, क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि हम जब रात को आते हैं तो बच्चे सोए मिलते हैं और सुबह हम निकलते हैं तो उस समय बच्चे या तो हम सोए होते हैं तो वो स्कूल चले जाते हैं या हम देखने निकल जाते हैं। तो कई दफ़े बच्चों से मुलाकात ही ऐसे होते हैं कि सोते 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 मिलते हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक जीवन में काम करते हो तो बिगड़ परिवार के सहयोग पे काम कर सकते जी बिल्कुल। हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आपकी जो धर्मपत्नी है, जो आपके परिवार है, जो बच्चे, उनका बड़ा सहयोग है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा एक भरा पूरा परिवार है, 7 भाई हैं, 5 बहनें हैं, घर में पत्नी है, 2 बेटी है, एक बेटा है। मेरी बेटी भी छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से उसने काफ़ी काम किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट रही है, चुनाव लड़ा है उसने तो यूनिवर्सिटी में। बेटे ने भी काफ़ी विद्यार्थी परिषद का काम किया, तो बच्चों को भी हमने उसी में डाल दिया। तो उसमें काम करने में और आसानी हो जाती है, आपको हैंड मिल जाते हैं, तो उनको भी पता लग जाता है कि जब क्योंकि हम राजनीतिक जीवन में हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है समय का एक बैलेंस को बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर आप समय की दिनचर्या अपनी ठीक हो सब चीज़ मैनेज तो आप करके चलें। सब चीज़ों को आगे बढ़ कर सकते हैं। सर हमारा अगला सवाल वो थोड़ा सा उनके लिए जैसे यूथ है जो पॉलिटिक्स में आ रहा है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक राजनेता बनने के लिए शिक्षा और पैसा होना ज़रूरी है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपको राजनीति में आना है तो आपके पास पैसा और शिक्षा दोनों होना चाहिए। सर इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, शिक्षा तो जरूर होनी चाहिए, बगैर एजुकेशन के तो कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और एजुकेशन आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देता है, आपको चीज़ों को समझने का आपको पता लगता है कि चीज़ क्या अच्छी है क्या बुरी है, कहाँ आगे बढ़ना है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि पैसे का तो राजनीति में स्थान है। अगर पैसे का स्थान होता तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये इनके बच्चे, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधायक होते, जो सरकार लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि चलाता। लेकिन कहीं तो इसमें पैसे का कोई वो नहीं है। आपको मेहनत करके अपना स्थान बनाना पड़ेगा, काम मेहनत करना पड़ेगा। और शॉर्टकट की पॉलिटिक्स कभी नहीं चल सकती। शॉर्टकट की पॉलिटिक्स आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल चल सकती है। अगर लंबी पॉलिटिक्स करनी है, जैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूँ, तो हमारा संगठन का गठन 1925 में उसकी स्थापना हुई। बहुत लंबा तो आज तक हम चल रहे हैं, उसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। लेकिन हमने अपने विचार नहीं छोड़ा, अपने विचार पर हम अड़ी गए। हमारी विचारधारा वही है, नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, सेल्फ थर्ड, राष्ट्रवाद। इस देश का हिंदू बहुसंख्यक समाज जो यहाँ इस देश की धरोहर है, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की संस्कृति, उन सबको हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। हमारे को छोटी राजनीति के चक्कर में इनको अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को डैमेज नहीं करना। सर जैसे आपने बताया आपने कॉलेज टाइम से पॉलिटिक्स की है, तो सर जब कॉलेज टाइम में हम पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके लिए सर हमारी जो हम पढ़ रहे हैं वो उतना ज़रूरी हो जाता है या फिर राजनीतिक जीवन हमारा उतना ज़रूरी हो जाता है जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं? नहीं, आपको छात्र जीवन में राजनीति करनी तो पढ़ाई तो साथ साथ करनी ही पड़ेगी। अगर आप फेल हो जाओगे तो आगे आप कैसे राजनीति करोगे? आप जब आप उस कॉलेज में स्टूडेंट रहोगे तो स्टूडेंट रहने के लिए आपको फर्स्ट ईयर पास करना पड़ेगा, सेकंड ईयर में जब भी जाओगे तो पास करोगे, पासिंग मार्क्स लेकर के आओगे, उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, हमने अपने जीवन में कई देखे हैं कि कई दफ़े कुछ बच्चे होते हैं जो तेज होते हैं, जिनको हम कहते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा शैतान भी होते हैं, लेकिन वो रात को आकर के पढ़ाई करते हैं। और हम देखते हैं कि जब रिजल्ट आता तो उनके ही नंबर अच्छा आते हैं। तो असली बात ये कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। अब आप पढ़ते अच्छे हो लेकिन आप ज़्यादा सोने में आपका ध्यान है, किताब देखते आपकी नींद आ गई है, तो जो जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा वो हर चीज़ में आगे बढ़ेगा। सर मेरा एक सवाल और था कि सर जैसे आपका जो मेयर का कार्यकाल रहा है उसमें सर
लोगों को बहुत कुछ मिला है, तो सर आपने ऐसी क्या उपस्थितियाँ लोगों को अपने कार्यकाल में मौजूद या उपलब्ध कराई हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, एज ए महापौर मेरा 1 साल का कार्यकाल जी मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल था, क्योंकि उस समय दिल्ली और देश के अंदर हम एक महामारी से जूझ रहे थे जी और दूसरी लहर उस समय आई थी। जी और दूसरी लहर में उस समय पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी। उस 2 महीने के अंदर हमने इतना काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा नगर निगम के नाते हमारा सहयोग करो, अस्पताल बनाओ। तो 3 बड़े हॉस्पिटल मैंने बनाए। इंदिरा हॉस्पिटल में 400 बेड हमने स्थापित किए, राजन बाबू अस्पताल के अंदर हमने 200 बेड का अस्पताल बनाया कोविड का, ऐसे ही बालाग्राम अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बनाया। हमने ऑक्सीजन ऑन व्हील एक बस बनाई जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम रखते सोशल मीडिया पे काफ़ी थे, हाँ, जिसमें लोगों को उनके सिलेंडर खत्म हो जाया करते थे तो वो ऑक्सीजन व्हील में बैठकर उनको ऑक्सीजन मिला करती थी। हमने जितने भी दिल्ली में हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में शमशान घाट थे, जी हमने कई शमशान घाट बनाए जी क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जी जी और हमने एक महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिया एक गोबराली का, जी क्योंकि लकड़ी की शॉर्टेज से पड़ रही थी तो गोबर से गोबराली बनकर उनके डंडे बनने की हमने मशीनें लगाई। जी तो ऐसे अनेक कार्य जो हमने किए और मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर उस समय ऑक्सीजन की समस्या थी। नगर निगम के एक भी अस्पताल में 1 मिनट भी हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। और एक दिन तो हमारे एमएस का फ़ोन आया कि भाई ऑक्सीजन सिर्फ 4 घंटे की रह गई है जी और गाड़ियाँ हरियाणा में गई रुकी हुई है। जी तो मैंने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से बात की, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मेरी मदद की और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मदद की। पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन का जो टैंक था वो वहाँ से आया, हमारे अस्पताल को भी दिया और दिल्ली के बाकी अस्पतालों को उसे टैंक बना। और उस दिन तय हुआ कि नगर निगम के जो भी टैंक जाएंगे वो समय पे जाएंगे। और तो ये मेरा सौभाग्य है कि नगर निगम के माध्यम से हमने कोविड काल में बेहतर काम किया, दिल्ली सरकार से बेहतर काम किया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बेड घटाए, नगर निगम ने बेड बढ़ाए। वो 70,000 करोड़ की सरकार थी, हमारे पास बजट ही नहीं था। हमने लोगों से सहयोग लेकर के, सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेकर के अस्पताल स्थापित किए और अच्छे से चलाया और लोगों की सेवा। जितना किया जाना चाहिए था उससे कई ज़्यादा किया आपने, पूर्ण रूप से अपना कार्यकाल में कहा। बिल्कुल उससे बेहतर किया। और उसी दौरान मैंने पीएम केयर फंड से अपने सारे 5 अस्पताल थे नगर निगम के, 5 में ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने अप्लाई किया और आज मुझे खुशी है कि मेरे 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। हम भी खुश हैं सर कि हमारे मेयर इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। जोरदार तालियां सर के लिए। तो सर आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं आपका पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने हम टाइम निकाला और हमें भी टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। सर मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं या यूथ है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है राजनीति को लेकर, आपने जो स्ट्रगल और आपकी जो जर्नी रही है, आपने एक दूध वाले से आपने आज मेयर तक का सफ़र तय किया है, तो सर आप अपने हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? क्या उनको अपनी जीवन धारा विचारधारा कैसी रखनी चाहिए? देखो, मैं अपने सभी युवा साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो आज का युवा वो कल का भविष्य है। तो जो हमारा भविष्य है वो जब भी उज्जवल हो सकता है जब उसकी सोच ठीक होगी और वो संस्कार में जो उसको संस्कार है हमारे देश के, परिवार के, जो उसको संभाल कर काम करेगा। तो हमको लंबा सोचना है, छोटा नहीं सोचना, लंबे टारगेट तय करने हैं और लंबे टारगेट तय करने के लिए जितने भी स्टेप आएंगे उन सब स्टेपों पे आगे बढ़ना है। तो कई समस्या भी आएगी, जब गाड़ी हाईवे पे चलती है तो कई जगह बीच में रोड टूटा भी होता है, कहीं रिपेयरिंग भी हो रही होती है, तो उनसे सबसे पार पाना होता है। और एक हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ों का सम्मान करना है और छोटों को प्यार करना है। कई दफ़े जिसने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया हम उसको भी भूल जाते हैं। उसमें हमारे माँ बाप हैं, उसमें हमारे बड़े हैं, उसमें हमारे टीचर्स हैं, उसमें जिसने जब भी कोई हमारे को अच्छा रास्ता दिखाए हमें उसको हमेशा उनका मान सम्मान करें, एक लक्ष्य के साथ काम करें और कभी भी शॉर्टकट से ना काम करें। हमेशा ये सोचें कि धीरे धीरे आगे चलेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है और लंबी लाइफ में लंबे हिसाब से काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू।